फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के द्वारा जो धन का निष्कासन किया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम धन के निष्कासन के अर्थ को समझते हैं। धन के निष्कासन से तात्पर्य है भारत से इंग्लैंड जाने वाले उस धन से था जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक व व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। प्लासी के युद्ध के बाद कई स्रोतों से धन निकास होने लगा, जैसे बंगाल का भूराजस्व अधिशेष, व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी के अधिकारियों को बंगाल व भारतीय शासकों से मिलने वाली मोटी भेंटें, बलपूर्वक ऐंठा गया धन आदि। कंपनी भारत से ही प्राप्त इस अधिशेष धन को भारत में निवेश कर यहाँ से निर्यात योग्य सामान खरीद कर बाहर भेज देती, जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। मद्रास काउंसिल के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने कहा है कि हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोखकर टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ा जाता है। धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया में दिया। यह पेपर उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पहली बार पढ़ा। दादाभाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों में भी धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की। ये लेख हैं, पहला पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दादाभाई नौरोजी के लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की विशुद्ध व्याख्या की गई है। दादाभाई नौरोजी ने कहा है कि धन का निष्कासन ही समस्त बुराइयों की जड़ और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। इसे इविल ऑफ इविल कहा गया। दादाभाई नौरोजी ने उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। महादेव गोविंद रानाडे ने 1872 ईस्वी में धन के निकास की आलोचना की। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त अर्थात आर.सी. दत्त ने 1901 ईस्वी में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निकास का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत के राजस्व का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है। इस प्रकार धन के निकास के बारे में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने विस्तृत व्याख्या की।
धन के निकास के अध्ययन से संबंधित महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त आदि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भी जुड़े हुए थे। रमेश चंद्र दत्त ने धन के निकास को एक बहते हुए घाव की तरह बताया। आर सी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अब हम धन के निष्कासन के विभिन्न तत्व अर्थात भारत से जो इंग्लैंड में धन का निष्कासन किया जाता था वो किन किन रूपों में किया जाता था, मुख्य रूप कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। पहला, गृह व्यय के रूप में। गृह व्यय के रूप में भी कई रूप थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को दिया जाने वाला लाभांश ये धन निष्कासन का एक प्रकार था। इसके अलावा विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक व असैनिक व्यय, पेंशन आदि। इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद। दूसरा तत्व विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज। तीसरा, विदेशी बैंक, बीमा, नौवहन कंपनियों द्वारा कमाए जाने वाला धन। ये धन के निष्कासन के विभिन्न रूप थे। 1858 ईस्वी के बाद भारत विषयक मंत्री के इंडिया ऑफिस के खर्चों के लिए भारत से इंग्लैंड धन भेजना शुरू हुआ। कितने धन का निष्कासन किया गया इसका एक अनुमान लगाया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जिसकी चर्चा हम करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अनुमान लगाया है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ से 1865-66 ईस्वी तक समस्त निकास या निष्कासन या धन का निष्कासन 150 करोड़ पाउंड था। सामान्यतः अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इसके पश्चात 1901 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रतिवर्ष का निष्कासन का अनुमान लगाया। आर्थिक निकास या निष्कासन से देश में पूंजी नहीं एकत्रित हो सकी, जिससे भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया, जबकि भारतीय धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास बढ़ा। भारतीय धन बाहर जाकर वापस भारत में ऋण के रूप में आता था, जिस पर भारत को ब्याज भी देना पड़ता था। अर्थात भारत को भारतीय धन पर ही ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार ब्याज व ऋण का कुचक्र बन गया। धन्यवाद।